A sincere heart is worth all extraordinary power in the world. With these words by the mother, I, Dr. Jahanvi Chapuria, on behalf of our university, welcome you all to our very first interactive session of honoring a real life heroes. Helping others is the first step in making the world a better place and improving the lives of those who aren't lucky as you. Helping your community is an opportunity for you to grow as a person, to better understand how you fit into the world around you. India's integral talent and value system have inspired human beings to surrender themselves for the betterment of the society. In fact, virtues like sincerity, kindness form the base of our childhood system. But somewhere in our urge to reach the pinnacle, these virtues eventually fail. पर ये सब के बावजूद भी कुछ लोग समाज में हैं जो समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है. And trust me, these are the real life heroes undoubtedly influence the life of others. And I'm glad that I have got an opportunity today to interact with one such real life hero from Surat, Mr. Bharat Shah. Bharat Bhai Shah is a president of Surat based NGO Chairo. He is the president of Shri Dutt Ashram Jan Seva Trust, running residential school for tribal students at Navsari. And he is the president of Jeevan Jyot Trust, Surat. He is also founder trustee of Sargam Manav Seva Charitable Trust and secretary of Lions Cancer Detection Center, Surat. Bharat Bhai has received several awards like Samaj Panth Darshak Award in 2008, Samaj Sevi Award given by Acharya Mahapragya, Award by Times Health Icon 2019 to Surat Manav Seva Sangh, Chairo for Healthcare NGO. Bharat Bhai, thank you very much for sparing the time and coming here for the interview. I welcome you to the green and clean campus of our university on behalf of entire Oro family. Thank you. Bharat Bhai, Chairo is like a Vat Vruksha. In that, you are organizing many events and activities. So, आप प्लीज हमें बताइए कि चाइडो क्या क्या एक्टिविटीज करती है और उनसे कितने कितने लोगों को फायदा हो रहा है. शुरुआत जो चाइडो की हुई है 1998 में, तो हमने शुरू किया था एक भोजनशाला, जहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो लोग एडमिट होते हैं, उसके जो केयर टेकर्स होते हैं, इसको हम 3 रुपये में पक्का भोजन देते हैं. वहाँ से शुरुआत किया था. और उससे पहले हम सोने के लिए डॉर्मेटरी है, वहाँ पे लोग 1 रुपया देकर सो सकते हैं. तो वहाँ से 1998 में शुरू किया. बाद में हमने वो जो मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ फुल MRP पे जो बेची जाती थी, तो हमने एक मेडिकल स्टोर शुरू करके दवाइयाँ कम रेट में देने का शुरू किया. उसके बाद हमने एक MRI सेंटर चालू किया. वहाँ पे, क्योंकि ये सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने मुझे बताया कि भाई एक MRI मशीन यहाँ पे अगर हो जाता है, तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो MD का, इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम ये कोर्स शुरू कर सकते हैं. हमारे यहाँ MRI नहीं होने से ये तकलीफ है. और दूसरी बात ये है कि MRI होने से जो वहाँ के गरीब मरीज है, उसको कम रेट में MRI की सुविधा प्राप्त हो जाए. तो इन्होंने MRI सेंटर शुरू किया और 50% रेट्स में शुरू किया, मार्केट रेट से. बाद में हमने पैथोलॉजिकल लैब शुरू किया. बाद में डायलिसिस शुरू किया. डायलिसिस में वी आर डूइंग फ्री इवन टुडे. तो उस टाइम पे हम 350 रुपये लेते थे. जो डायलिसिस की कॉस्टिंग 1000 रुपये आती थी, तो हमने 350 में डायलिसिस शुरू किया था. बाद में गवर्नमेंट ने महाअमृतम कार्ड जो निकाला, इसमें डायलिसिस कवर हो गया. तो महाअमृतम कार्ड में तो हम फ्री करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी सिटीजन है, सूरत में है, उसके पास महाअमृतम नहीं है और ये उसकी बीमारी है किडनी की और डायलिसिस जरूरी है, तो उसको भी हम फ्री में ही करते हैं. आज भी हमने सूरत में उधना रोड पे एक जीवन ज्योत डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर चालू किया है. वो वहाँ पे हमने सब कुछ सुविधा, ये 16,000 कारपेट एरिया में हमने MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, कार्डियोलॉजी में TMT, PTE और जो टेस्ट कार्डियोग्राम होता है वो, फिजियोथेरेपी सेक्शन, डायलिसिस, वहाँ भी हमने 10 मशीन डाले हैं. वहाँ पे पैथोलॉजिकल लैब है, वहाँ पे डेंटल की केयर होती है, वहाँ पे रेटिना का ऑपरेशन, ग्लूकोमा का ऑपरेशन होता है. और इसी तरह से पूरी और OPD सब है, मेडिकल स्टोर है. तो ये
सब कुछ सुविधा हमने देने का प्रयत्न किया है। तो इस हिसाब से ज़्यादातर हम हेल्थ सेक्टर्स में ज़्यादा काम करते हैं और एजुकेशन में थोड़ा बहुत। मांडवी ट्राइबल एरिया में हमने आँखों की हॉस्पिटल बनाई थी आज से 8 साल पहले, जो 100 बेड्स की थी और वहाँ पे आज करीब 15,000 ऑपरेशन होते हैं आँखों का। इसमें 10,000 ऑपरेशन टोटल फ्री होते हैं और 5,000 ऑपरेशन सब्सिडाइज रेट से होते हैं। वहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी होते हैं, वहाँ पे जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन है, ग्लूकोमा, रेटिना, सब कुछ होता है। वी आर हैविंग ऑल इक्विपमेंट्स। अगर ट्राइबल का एक पेशेंट, उसको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि आपको सूरत जाना पड़ेगा या चेन्नई जाना पड़ेगा या अहमदाबाद जाना पड़ेगा। और गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि गुजरात की जो 5-6 हॉस्पिटल 100% वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल कही जाती है, इसमें हमारी एक हॉस्पिटल है। वहाँ से बहुत कम रेट पे वी आर डूइंग डेली 1 कैंप। 15 गाँव को जोड़ के एक बीच वाला गाँव में एक कैंप होता है। वहाँ पे 300 पेशेंट आते हैं, उसको फ्री चेकअप होता है, उसको दवाइयाँ फ्री देते हैं, उसको चश्मा भी फ्री देते हैं। और जिसको कैटरेक्ट पक गया है उसको हमारी गाड़ी वहाँ लग्जरी खड़ी रहती है, उसके अंदर बैठा के हम हमारी हॉस्पिटल में लाते हैं, उसको रखते हैं, खिलाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद फ्री ऑफ चार्ज एवरीथिंग, उसके बाद उसकी दवाइयाँ देते हैं और हमारी गाड़ी उसको घर तक भेज देती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, एक भी पैसा नहीं लेते हैं हमें। हमारा करीब 7 से 8 विजन सेंटर है। हमने सैटेलाइट यूनिट चालू किया है, जो इंटरनेट माध्यम से हम मशीन वहाँ पे रखते हैं, टेक्नीशियन रखते हैं, वो अपनी आँख वो मशीन पर रखता है। हमारा मांडवी हॉस्पिटल में हमारा डॉक्टर उसको चेक कर लेता है और इज प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। तो वहाँ पे टेक्नीशियन उसको दवाई दे देता है। तो इस तरह से उसका रोजगार बच जाए, उसको यहाँ तक भी ना आना पड़े। ये से हमने इंटरनेट माध्यम से ये काम भी शुरू किया। जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे हम विजन सेंटर चालू करते हैं। तो अभी हम बड़ी हॉस्पिटल, उसके लिए हमको 4 एकड़ जगह मांडवी के 3 किलोमीटर नज़दीक दान में मिली है, डोनेशन में। और वहाँ पे हम 2 लाख चौरस फुट बांधकाम करने जा रहे हैं और 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 225 बेड की हॉस्पिटल होगी और आज हम 15,000 ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पे हम 33,000 से 40,000 ऑपरेशन हर साल कर सकेंगे पूरा। और इसमें 10 ऑपरेशन थिएटर होगा, इसमें सेप्टिक का भी होगा और बाकी का भी होगा। तो इसके साथ साथ एक ऑप्टोमेट्री कॉलेज भी बना रहे हैं, जो हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे और जो लोग बच्चे जो है उसको ट्रेन करके रोजगार मिल सकती है उसको। इसके साथ साथ हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी करेंगे, तो आई बैग होगा, अवेयरनेस पैदा करेंगे आजू बाजू। क्योंकि हम एक अनाज बैंक चलाते हैं, मुझे याद आया अभी। तो अनाज बैंक पे क्या है कि हमने जो, मैं ट्राइबल एरिया में पढ़ा हूँ, तो कहीं ऐसे ट्रस्ट है जिसका कोई जान पहचान सूरत में होता नहीं है। एक अच्छी भावना से वो वहाँ पे आश्रम शाला खोलते, स्कूल खोलते, लेकिन बच्चे को पूरी तरह से खाना भी नहीं दे सकते। कभी कभी हमने देखा है कि 2-3 रोटी बच्चे को देके बोलते हैं कि अभी आज का पूरा हो गया, तो बच्चा अधूरा खाना देके गिर जाता है। तो हमने ये सोचा है कि हमारे सूरत में ऐसी जो स्कूलें हैं, ऐसी जहाँ पे रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग 1-1 लाख 2-1.5 लाख रुपये की फीस देके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ऐसी स्कूल में हम कांटेक्ट करते हैं और उसके प्रिंसिपल को बोलते हैं कि भाई ये बच्चे को एक तो भावना पैदा होगी कि भाई मुझे, मेरा स्टेटस है उसका, दूसरे बच्चे भी है जिसके पास कुछ नहीं है, तो मैं कुछ उसके लिए दूँ। तो सिर्फ 1 किलो से 5 किलो या 10 किलो, जो भी अपनी इच्छा के हिसाब से ले आए, उसको हम कहते हैं कि गेहूँ या चावल या दाल, वो अपने घर से ले आए 1 किलो। तो होता क्या है कि जो अपील करते हैं, तो लगभग सब बच्चे लेके आते हैं। तो एक स्कूल में अगर 3,000 बच्चे हो और 1 किलो की भी एवरेज गिनती है, तो 3 टन वो माल आ जाएगा और एक आश्रम शाला के लिए 1 महीने का खाना हो जाएगा। तो ये भी हम करीब हमको 100 टन ऐसे अनाज मिलता है हर साल। अभी हमने स्विंग क्लास चालू किया है और जो विकलांग होते हैं उसके जो शूज़, कैलिपर्स हम बनाते हैं और ये कम रेट पे देते हैं। वो मदरपुरा में चालू किया। तो ये सब सेवाएं सब चलती रहती है चैंडो में। So this is amazing work done by the Chaido under your leadership. So sir, what motivate you to start this NGO? ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब आपको कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा for the betterment of the society? इसमें 2 चीज़ें मैडम। मैं छोटा था तो मैं सूरत का, आई एम सूरती, और सूरत में गोबीपुरा में रहता था और मेरे जो स्ट्रीट होती थी
तो हमारा जो घर था वो उठला उठता आता है ना बाहर, ऐसा होता है 1.5-2 फीट का। तो ऐसे बहुत सारे लोग वो मेन रोड से जाते, हमारे आगे की तरफ जाने का रहता है, तो वहाँ जाते थे। तो हमारा बीच में आता है, तो हमारे जो उठला था बैठने के लायक था, तो वो बैठते थे, सामान रखते थे। तो मेरी माँ थी, तो जब मैं छोटा था मैं देखता था कोई भी ऐसा आता है तो उसको पानी पिलाती थी पहले तो। और उसको अगर बहुत लंबा जाना था और बहुत थक गया हो तो उसके लिए चाय भी बनाती थी, तो बैठो तुम, खाक खाओ, चाय पी के जाओ। तो मैं देखता था ये। बाद में तो मैं बड़ा हो गया, माँ भी चली गई उसमें। बाद में शादी के बाद पैसे की धुन लगी, पैसे के लिए गया, बिल्डर बनने की कोशिश की, बिल्डर में आगे बढ़ा। उसके बाद एक भावनात्मकता थी, तो मैंने अपनी कंपनी के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था, और हम इसमें मेडिकल कैंप करते थे, और इस पे हमने ऑपरेशन कैंप किए थे आदिनारायण राव के, जो पोलियो के, वो बहुत बड़ी मात्रा में एक ही दिन में ऑपरेशन करता था, तो हम बुलाते थे। और हमने वहाँ पे डॉर्मेटरी वापस शुरू कर दिए। और हम उस टाइम पे मेरी जो सरगम मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की कंपनी है, इसमें हमने ऐसा किया कि भाई आटा, चावल, दाल, बर्तन और ये जो प्राइमर्स, सब कुछ उसको देते, हमारी मसाला, वो अपने हिसाब से वो अपना खाना पकाते थे, और अपना खाना पका के वो वहाँ पे सोते थे। सिविल में जो लोग आते थे, और इसकी पोजीशन देख के हमारे आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इतनी हमारे देश की क्या पोजीशन, हम सोचते कि हम क्या है, और ये यहाँ पे मैं बिल्डर था, पैसा कमाने की दौड़ चल रही थी, पैसा कमा भी दिया। लेकिन जब ये देखा तो असली हिंदुस्तान तो ये है जहाँ पे लोगों को खाने की भी तकलीफ है, और जो बीमार होते हैं तो उसको जो हेल्थ में ये जो सारवार करने के लिए पैसा नहीं है। और एक बात मुझे मालूम थी कि जो लोग पैसा नहीं है वही सिविल में आते हैं, क्योंकि सिविल के बहुत सारी ऐसी है कि जहाँ पे सिविल का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मरने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, एक इम्प्रेशन थी। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं समझता हूँ कि सिविल इज द बेस्ट हॉस्पिटल, लेकिन लोगों के दिमाग में ये एक भरभरा है। तो ये जो गरीब लोग हैं, पोरेस्ट कहते हैं हम, वो लोग वहाँ पे आते हैं, जिसके पास पैसा ही नहीं है, जो दवाई फ्री में मिलती है, सब कुछ फ्री में होता है, तो वो लाइन में खड़ा रहते हैं। खाने के लिए वो बाहर से खाना खाता है। तो ये सब देखा, तो उसके बाद मैंने लगा कि भाई कुछ करना है तो सिविल में ही करना चाहिए। तो पोपट काका के साथ बातचीत की कि भाई इसके दरमियान में हमारे एक दो जो ट्रस्टी आज के हैं, वो बीकानेर में ऐसे भोजनशाला चलाते थे। तो मेरे पास आया कि भाई हम बीकानेर में ऐसी सिविल हॉस्पिटल में भोजनशाला पक्का भोजन देते हैं, तो हम क्यों यहाँ न शुरू की। पोपट काका से बात की, पोपट काका ने सम्मति दे दी, और हमने सूरत मानव सेवा संघ छाइडो वहाँ पे हुआ। तो 95 से मैं ऐसे काम करता था, लेकिन 98 में ये ट्रस्ट बना। इन लोगों के लिए काम करना है और आखिरी तक काम करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन कल्चर में है, ये हमारे फैमिली वैल्यू सिस्टम में है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम किसी लोगों को हेल्प करें ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। मैंने अपने जो हमारा टेम्पलेट है और हमारा जो सब लेटर पे इसमें लिखा है कि योगी बनवा करता उपयोगी बनो। हम योगी नहीं बनेंगे तो चलेंगे, लेकिन अगर किसी को हम उपयोगी हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। You have a great vision, sir. And during the pandemic, we heard about China activities and initiatives. तो आप प्लीज शेयर करना चाहेंगे कि पैंडेमिक के दौरान ये आपने अपने माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई ने जब मार्च में डिक्लेयर किया लॉकडाउन, तो उसी क्षण पे मुझे ये सोच आई कि लॉकडाउन अगर 15 दिन का कुछ एक ऐसा पहला क्या रहता, ये लोग अगर लॉकडाउन में सब बंद हो जाएगा, कोई आगे बच्चे जा नहीं पाएगा, तो हमारा सिटी इज ए इंडस्ट्रियल सिटी, जहाँ पे बहुत सारे परप्रांतीय अकेले यहाँ पे है और रहते हैं और काम करते हैं और अपने कमा के पैसा अपने फैमिली को पहुँचाते हैं। तो उन लोग को खाने का क्या होगा। अगर खाना नहीं मिलेगा तो आदमी एग्रेसिव हो जाएगा, और एग्रेसिव हो जाए तो क्राइम होगा। तो सबको खाना तो मिलना ही चाहिए। तो यही क्षण में मैंने सोचा कि हमें
कुछ ना कुछ करना चाहिए। 27 तारीख से ही शुरू हो गया। 27 तारीख पहले दिन हमने कुछ 3,200 ऐसा कुछ पैकेज बनाया और जंप लगाते गए। और फॉर्चुनेटली कॉर्पोरेशन हेल्प अस, उन्होंने 2 ऑफिसर दिया था और कलेक्टर ने हमें एक सिविल कैडेट दिया था। तो ये हमारा खुद का 3,000 से 10, 10 से 25, 25 से 40 ऐसे बढ़ते गया और अपने भी चलाते गए, वॉलंटियर्स भी बढ़ते गए। बाद में 5-7 दिन के बाद ही मैंने एक अपील किया सब बहनों को और बताया कि भाई ये जो सिचुएशन में आप घर में हो और लॉकडाउन में बाहर निकले, लेकिन आप घर बैठे बैठे भी अच्छी सेवा दे सकते हैं। तो आप सिर्फ 5 या 10 आपको जो चाहे एक्स्ट्रा रोटी बना के दो और हमारा आदमी वहाँ पे कलेक्ट करेगा। इट्स अ वेरी ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। 26,000 बहन ऑनलाइन पे रजिस्टर हो गई और हमारा 1320 सेंटर शुरू हुआ और हमारे 130 कार्यकर्ता जो गाड़ी वाले थे उसको हमने ये काम सौंपा कि यू हैव टू कलेक्ट रोटीज फ्रॉम दी 10 to 15 सेंटर्स। तो वो सब कर दिया और हमारे सेंटर पे जो मेन सेंटर पे आती थी हमने सब्जी पकाना में जो शुरू किया। तो सब्जी बड़ी मात्रा में 10-10 टन सब्जी बनाने पड़ती थी। तो एक जगह पे बनती थी, दूसरी बद्रीनारायण में बनी, किम चौकड़ी पे मैंने एक सेंटर चालू किया, अन्य इंडस्ट्रियल में सेंटर चालू किया। ओलपाड़ तालुका में एक गांव है उसका नाम मुझे भूल गया, लेकिन वहाँ पे एक सेंटर चालू किया, वहाँ 5,000 आदमी का खाना पकने लगा। और जहांगीरपुरा और मासमा उनकी बहनों ने बताया कि भाई हम मजदूरी करने के लिए थे। तो 50-60 बहनें खड़ी हो गई और रोटी बनाने लगी और रोटी बन के हमको देने लगी। तो हुआ क्या कि 1,50,000 रोटी बहनों की तरफ से मिलती थी। ये हम जो हम खुद बनाते थे वो करीब 10-15,000 रोटी बनती थी। और जो हमारे हीरा के डायमंड के व्यापारी थे उसकी फैक्ट्री बंद थी, तो उसके रसोड़े थे, तो 5-5 हज़ार आदमी को खाना खिलाते हैं। तो उसके पास मशीन थी जो 1 घंटे में 4,000 रोटी निकालते हैं। तो उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका मशीन यूज़ करने के लिए हमको अलाउड करो, तो दे अलाउड अस। तो उसमें से 15-20 हज़ार रोटी कई संस्थाएं, लक्ष्मीनाथ सेवा समिति तो हमको 7,000 रोटी भेजता था। ऐसे सेवा फाउंडेशन का था तो वो हमको 5,000 रोटी भेजता था। मानस मंडल करके ट्रस्ट है वो हमको 5,000 रोटी भेजता था। तो जैन समाज है कैलाश नगर का वो हमको 10,000 रोटी भेजता था। सिंधी समाज है, सिंधी समाज वाले हमको 15,000 20,000 रोटी भेजता था। वो एक कॉर्पोरेटर राजन के है उषाबेन पटेल, उसकी पूरी टीम हमको 12,000 15,000 रोटी भेजती थी। तो रोटी आने लगी और प्योर घी में बनी हुई रोटी। और जो हर रोटी एक आदमी को रोटी खाता तो संतोष मिलता है, आप खिचड़ी या मसाला भात देते हो तो उसको इतना संतोष नहीं मिलता है। तो हमने रोटी और सब्जी वो बनाई और एक पीक पॉइंट ऐसा आ गया कि एक दिन में 2 लाख आदमी को हमने खाना खिलाया। ये पहले 3,000 से शुरू हुआ, पीक पॉइंट आया, बाद में थोड़ा धीमे धीमे उतरता गया, लेकिन एवरेज हमने 55 लाख आदमी को खाना खिलाया। लेकिन कार्यकर्ता भी इतने अच्छे थे कि वो मार खाने के बावजूद भी वो लोग काम करना शुरू रखा। हम मार खाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सेवा के लिए तो आएंगे। उनका आत्मविश्वास नहीं टूटा क्योंकि उनको पूरी श्रद्धा थी और कि आप दूसरा साथ में हो। हाँ, और मैं भी सुबह से शाम तक उसके साथ बैठता था, उसके साथ खाना खाता था। तो उन लोगों को एक स्प्रिट आता है कि दादा हमारे साथ है तो अभी हमें तो कुछ करना ही नहीं, सवाल ही नहीं है। So I would say sir that you are a real कर्मयोगी कि आप जिस हिसाब से काम करते हो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, स्पेशली यूथ। तो आपका एक मैसेज यूथ के लिए जो उनके लिए प्रेरणादायी बन जाए। बस मैं तो मेरा जीवन में मैंने जो काम किया तो वो भावना से हुआ है। अच्छी भावना रखनी चाहिए, किसी को मदद रूप होने की हमें सोच होनी चाहिए। अपने पास जो भी है बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो हम किस तरह उन लोगों को मदद रूप हो सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। और 2 चीज़ में हमेशा कि अगर हमारा देश को डेवलपमेंट होना है तो 2 चीज़ जरूरी है, एक एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 2 सेक्टर्स में हम कुछ न कुछ अपना योगदान दे सकते हैं तो हमेशा देना चाहिए। अभी भी और काम करना है तो यूथ को भी मैं ये बात कहूँगा कि भाई आपके पास जितनी भी क्षमता है इसमें से आप जो भी कुछ कर सकते हैं अच्छा काम, अच्छी सोच लाओ, अच्छा काम करो। और एक ही चीज़ है कि जो काम करो इसके रात को सोते वक्त सोचो कि भाई आज मैंने जो भी काम किया है मेरे आत्मा को संतुष्टि। Sir, thank you so much from behalf of our university for sharing your valuable thoughts and experiences.
आई होप कि बहुत सारे यूथ है जो अभी बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कोई ना कोई क्षेत्र में डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहा है। नहीं, ऐसा बट अगर आप जैसे लीडर्स का उनको एक मार्गदर्शन मिले, so they can do better. Yes, sir, wonderful. Your involvement for the betterment of the society is incredible. And I thank you again on behalf of our university that Thank you spent time and shared your experience with us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sifty.